नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। देखिए, बड़ा कंफ्यूजन है ये बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। आज कोशिश करते हैं थोड़ा इसी को समझें। देखिए, बिटकॉइन की अगर बात करें तो एक तरीके की डिजिटल करेंसी है। कोड के रूप में ये आती है, कंप्यूटर के कोड आते हैं ना, जैसे उस तरीके से कोड के रूप में इसका ट्रांजैक्शन होता है। अभी आप यही समझिए कि बिटकॉइंस जो है एक तरीके की डिजिटल करेंसी है, जिसके जरिए हम कोई चीज खरीद सकते हैं, कोई चीज जहां से लेनी है वो ले सकते हैं। तो एक डिजिटल करेंसी है जो कोड के जरिए काम करती है। अब आता है क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टोग्राफी जो है उस तरीके का एक ये भी कोड है उसकी सुरक्षा के लिए। आप व्हाट्सएप पे देखते हैं ना, एंड टू एंड इनक्रिप्शन लिखा रहता है, तो मतलब पूरी तरह सुरक्षित है आपकी बातचीत। कितनी सुरक्षित है उसको लेके बड़ा हल्ला मचता, लेकिन कोई नहीं। बिटकॉइंस, अभी हम बिटकॉइंस ही कह रहे हैं, यानी ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ये सुरक्षित होती हैं। इसमें इस तरीके के कोड है कि कोई और उसको नहीं छीन सकता। देखिए, अमेरिका के एनएसए जो है उसने 22⁻56 इस तरीके के इसमें कोड बनाया। मतलब ये कहते हैं कि इतनी मात्रा में पूरे ब्रह्मांड में एटम भी नहीं है, तो कौन इन्हें तोड़ेगा। और एक कंप्यूटर पे तो आपको घुसना नहीं है। इसमें ये भी चीज है कि कई तरीके के कोड जो हैं, बहुत सारे इनके अलग अलग जगह लेजर्स होते हैं, जैसे बैंकों में होते हैं। कंफ्यूज मत होइए, अभी उस पर आएंगे। तो आप ये समझ गए कि क्रिप्टो मतलब एक तरीके के कोड जो सुरक्षा की गारंटी है। अब तीसरी चीज है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन भी एक तरीके की प्रोग्रामिंग, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर मिलके एक ऐसा वो जरिया है सुरक्षित रखने का, जिसकी एक चीज जो है क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन से इसके और भी यूज हैं, और भी उपयोग हैं, धीरे धीरे और भी सामने आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से उसका लेजर आप कह सकते हैं, या वॉलेट जैसे हम कहते हैं, पर्स जिसमें पैसा रखा है, तो इसके अंदर सारे बिटकॉइन रखे रहते हैं जो अलग अलग कंप्यूटर और कोड के जरिए जनरेट होकर आपके पास आते हैं। अब इसमें देखिए, क्रिप्टो का आप समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी मतलब कोई भी ऐसी करेंसीज जो सुरक्षित हो। इनकी सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज यह है कि बीच में कोई है नहीं, आपके और खरीदार के बीच में कोई नहीं। जैसे आप कार्ड भी उपयोग करते हैं तो कार्ड किसी बैंक का होगा ना, उसके अंदर वीजा लिखा होगा, एसबीआई का होगा, मास्टर कार्ड होगा, है ना। कुछ कोई बीच में एक ट्रांजेक्शन के लिए होता है। वो बैंक आपकी गारंटी देते हैं कि भाई इनसे हमने 10 रुपए लिए, आपके बैंक खाते में से 10 रुपए निकल गए, और जिससे सामान लेना उसके में 10 रुपए पहुंच गए। ये बैंक की जिम्मेदारी है। तो बीच में कोई रहता है। पुराने जमाने में बीच में कोई नहीं होता था, लेकिन क्या होता था कि भाई 2 भेड़ दे दी, 1 घोड़ा ले लिया। खेती होती थी तो उसमें क्या बार्टिंग सिस्टम था कि भाई तुम मेरे कपास चुन दो, बदले में इतने किलो कपास, है ना। लेकिन ये सब चीजें फिजिकल थी, किसी न किसी चीज का लेन देन था। इसमें पूरी तरह डिजिटल करेंसी है, इसमें कोई भी चीज फिजिकली आपके पास नहीं है। अब आप जैसे आजकल चल रहा है 100 रुपए में भी बिटकॉइन ले लो। अब बिटकॉइन की अगर आज के समय हम अपने उसमें कीमत देखें तो भारतीय रुपए में करीब 50 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है। तो 100 रुपए में कितना, कौन सा वह हिस्सा आया वो समझ लीजिए। लेकिन जब आप खरीदते हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे शेयर बाजार में जब कोई शेयर खरीदने जाता है तो शेयर की वैल्यू बढ़ती है, जब आप बेचने जाते हो तो गिरती है। बस इसी तरीके से इसका बाजार भी काम करता है। क्या क्या फैक्टर्स बढ़ा दें, क्या कम कर दें, ये नहीं पता है। बिटकॉइंस में ब्लॉकचेन जो है, जिसको मैंने बताया कि एक तरीके से लेजर की तरह है, वहाँ सारा हिसाब किताब पड़ा रहता है। और एक चीज इसमें आती है माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या है? खनन करना। तो मैं और आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अलग तरीके के सॉफ्टवेयर, अलग तरीके का सिस्टम, मतलब 24 घंटे चलने वाले कंप्यूटर, और इतने बड़े कि आप समझ लीजिए पूरा एयरफोर्स स्टेशन जो है उसमें लगा रखे हैं। वो सिस्टम 24 घंटे चलते हैं। इंग्लैंड में जितने 6 महीने में जितनी बिजली खर्च होती है उतनी वो 1 साल में बिजली खर्च कर लेते हैं। इतनी बिजली की जरूरत है, कभी उसमें रुकना नहीं चाहिए। बीच में एक बारी चालू, आप वो कोड तोड़ते जाइए,
वो रुकना नहीं चाहिए, यानी कंटिन्यूअस बिजली चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए। इसमें ब्लॉकचेन में यही होता है कि आप माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के जरिए आप बिटकॉइन प्राप्त करते हैं। ये कुछ स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो करते हैं, उनके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, कुछ बड़े बड़े देश भी इसमें शामिल हैं। चीन बहुत काम कर रहा है माइनिंग में। तो ये इस तरीके से बिटकॉइन एक्सट्रैक्ट होता है उनके पास। फिर हम जैसों के पास भी आ जाते हैं रिटेल में, है ना, कि 100 रुपये का ले लिया, 200 रुपये का ले लिया। इसकी वैल्यू जो है वो कैसे बढ़ती कम होती है, इसका कोई फिक्स वो नहीं है। ये भी जो कहते हैं ना कि आपकी पूरी तरह ये स्पेकुलेटिव है। अगर एलोन मस्क ने बुराई कर दी तो इसके तुरंत दाम गिर जाते हैं। $63,000 का था, 8 दिन में 7 दिन में $50,000 से नीचे आ गया। और एक चीज समझ लीजिए, क्रिप्टो करेंसी, उस क्रिप्टो करेंसी का 1 रुपये बिटकॉइन, इस तरीके की 4,000 से भी ज्यादा करेंसीज हैं। पाई एक हाल ही में करेंसी है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ के जो पीएचडी के स्कॉलर्स हैं उन्होंने लॉन्च की है। तो इस तरीके की आपने वो इथर जो है वो करेंसी भी सुनी होगी। और वो मानते हैं कि बिटकॉइन से ज़्यादा तेजी से ट्रांजैक्शन होता है उसमें। ब्लॉकचेन का एक बड़ा नुकसान डार्कनेट का भी है। ये भी माना जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड में और उन सब में इसका यूज़ होता है। लेकिन जो इसके समर्थक हैं वो ये भी कहते हैं कि इसमें तो कोई भी जो करेंसी है उसका पूरा डेटा रहता है, तो कहाँ से गया, किसे दिया, ये हमेशा पता रहेगा। इसीलिए जो अंडरवर्ल्ड या जो कहते हैं ना 2 नंबर का धंधा करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? कैश। पता ही नहीं लगता कहाँ से आया कहाँ गया। इसमें तो आपका सब पता लग जाएगा। हाँ, एक नुकसान ये भी है कि अगर आपने एक बारी किसी को पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में कर दी, बिटकॉइन हो, डॉजीकॉइन हो, डॉजीकॉइन क्या तो बड़ा मजेदार चीज़ है कि 2 IT के लोग थे, उन्होंने सोचा कि आजकल लोग निवेश कर रहे हैं खूब इसमें, तो हम भी एक बना देते हैं। तो उन्होंने डॉजी करेंसी ऐसे मजाक मजाक में बना दी। आज उसकी वैल्यू $50 अरब की उस कंपनी की हो गई है, डॉजी कॉइन की। तो बस इसमें जो मैं बता रहा था कि अगर आपने कहीं ये यूज़ कर ली और आपने गलत पेमेंट कर दी तो उसको वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। चली गई तो चली गई। दूसरी एक चीज़ जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने बताया कि इसको लाने का जो बैंकिंग सिस्टम है, एक तरीके से इनके बैंक नहीं कहते उन्हें, या तो आप उन्हें जैसे ब्लॉकचेन्स बोलते हैं। जिस तरीके के सिस्टम जैसे आइसलैंड देशों में बड़े बड़े एरिया में ये लगे हुए हैं और लगातार कंप्यूटर चलते हैं, तो बिजली बहुत खर्च होती है, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो एलन मस्क ने पहले तो बोल दिया कि भाई हम बिटकॉइंस में पैसे लेंगे, लेकिन बाद में उसका पर्यावरण पे इम्पैक्ट देखते हुए मना कर दिया। ऐसा बर्गर किंग वगैरह ने भी किया। और जैसे हमने पहले इथेरियम जो बोलते हैं उसके बारे में जो बताया कि वो भी एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है। और इन करेंसीज का लेजर क्या है? ब्लॉकचेन, एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां पर कोई भी इसको पेनिट्रेट करके कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता। ये लेजर है, एक जगह जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे ब्लॉक बोलते हैं। 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक ऐसे करके इतनी सारी चेन है, 5 लाख तो कह रहे हैं 10 लाख तक ये अलग अलग ब्लॉक्स की चेन है। तो एक में भी घुसने की कोशिश की, एक ही जैसा डेटा सारे ब्लॉक्स में होता है, तो एक में गड़बड़ करोगे तो सबको पता लग जाएगा, वो रुक जाएगा ट्रांजैक्शन। तो इसलिए हैक करना आसान नहीं है। तो ब्लॉकचेन एक तरीके का पूरा सिक्योर्ड लेजर का सिस्टम है। तो ये तो ब्लॉकचेन हो गया। अब आपने जैसे इसमें मैंने बताया पर्यावरण का इशू भी है, ये भी हमने समझ लिया कि एक बारी जो पैसा दे दिया वो वापस नहीं आएगा। और क्रिप्टो करेंसीज 4000 से भी ज़्यादा करेंसीज हैं। इथेरियम आपको बताया एक है, डॉजीकॉइन जो है वो भी ऐसी बहुत सी हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत है। अब इसको लेके क्यों इतना वो हो रहा है? क्योंकि एक बिटकॉइन की कीमत भारतीय करेंसी में आज के समय 50 लाख से ऊपर है। जब शुरू हुआ था तो एक व्यक्ति था, उसके पास 10,000 बिटकॉइंस थे और उसने वो देके एक पिज्ज़ा खरीदा। यानी तब इतनी कीमत थी, आज उसने रखे होते तो सोचिए कितना उसके पास पैसा होता। तो बिल्कुल जैसे शेयर बाजार में है ना, किसी ने कंपनी में पैसा लगाया तो वो कंपनी इतनी चढ़ गई कि उसने लगाया, बेचारे ने बड़ी मुश्किल से उधार लेके 5,000 रुपये लगाए थे, आज उसके पास 100-200 करोड़ हो गए। तो बस इसी तरीके से ग्रोथ 2009 में ये बाजार में आया था। कौन लाया, किसने किया, ये नहीं पता। लेकिन ब्लॉकचेन जो है उसमें इस तरीके के जो कोडिंग सिस्टम है
वो ऐसे डाले गए हैं सुरक्षित करने के लिए, जिसका मैंने बताया कि यूएस के एनएसए ने इतने ज़्यादा उसमें कोडिंग सिस्टम डाले हैं जिनको आप किसी तरीके से तोड़ ही नहीं सकते। जितने पूरे ब्रह्मांड में एटम है उससे ज़्यादा उसमें कोड है। तो खैर कंप्यूटर कर रहा है, वो अपना करता रहेगा, लेकिन यही ब्लॉकचेन है। करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज जो हैं पूरी तरह एक डिजिटल करेंसीज हैं, कोड जनरेट होता है, उसके ज़रिए आप लेन देन कर सकते हैं। अभी बहुत सी जगह ये नहीं चलती हैं, अभी इसका एक सिस्टम बन रहा है। कहते हैं कि आने वाले समय में मतलब 2140 तक करीब 2 करोड़ 10 लाख तक का ही इनको ये कॉइन्स बेचने हैं। अब इसमें इस समय जो मैं देख रहा हूँ, जैसे इंडिया में आ रही हैं कंपनीज, वो कह रही हैं आप खरीदो, तो कोई 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख रुपये तक की भी खरीद रहा है। यानी बिटकॉइन का इतना इतना हिस्सा हो गया। एक छोटा सा उदाहरण, अब मुझे पता नहीं कितना सही है या गलत, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ ये क्या चीज़ है। इन पे कोई मेरे ख्याल से कंफ्यूजन की अब बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज क्या है और जो ब्लॉकचेन बोलते हैं वो क्या, लेजर है वो इनका, जो पूरी तरह सिक्योर है। सिक्योरिटी पे हम ज़्यादा डाउट नहीं कर रहे, अभी कोई कारण नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि चोरी हुई है बिटकॉइंस की, लेकिन वो लोगों के वॉलेट से, यानी जो उन्होंने मोबाइल में रखा है या कंप्यूटर में रखा, वहाँ से ब्लॉकचेन जो है उसको अभी तक कोई नहीं हैक कर पाया। तो आपको अपने मोबाइल और उसमें सही सिस्टम लगाने होंगे, और ख़ासतौर से जिनके पास बिटकॉइंस हैं उनके लिए ज़रूरी ऐसी कोई भी साइट जिसके बारे में डाउट है उनको ना एक्सेस करें। और उसमें जो अश्लील जितनी भी साइट्स हैं, ये मैं आपको बता दूं, उनके बारे में तो खुद मैकेफी ने कहा था कि उनके ज़रिए ही सारी हैकिंग हो रही है। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। तो खैर, मैं जो बताना चाह रहा था, हिंदुस्तान में अगर आपको याद हो कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा ये जो है ईमू, इसके अंडे जो है वो आए थे और ईमू फार्मिंग बड़ी शुरू हुई थी और इतनी कीमत बढ़ गई थी कि एक पेयर जो है लाखों में पहुंच गया था अंडों का। और बाद में पता लगा कि उसका तो कोई बाजार ही नहीं है, किसान ही एक दूसरे से खरीद रहे थे। कुछ किसानों ने तो हजारों बर्ड्स मंगा ली, उनके अंडे भेजने, किसी ने खरीदा नहीं, किसान ही किसान आपस में खरीद रहे थे। और अचानक से ईमू फार्मिंग पूरी तरह इस देश में खत्म हो गई। अब मुझे पता नहीं, इसमें अरबों रुपए का निवेश हो चुका है। आइसलैंड जैसे ठंडे देश, जैसे मैंने बताया, जहाँ बड़े बड़े सिस्टम लगे हैं जो माइनिंग कर रहे हैं। मतलब माइनिंग मतलब यह है कि आपके इस तरीके के कोड होते हैं, उनको कोड को आपकी मशीन, जैसे गेम के लेवल होते हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, उस तरीके से आप क्लियर करते जाते हैं, फिर आपका एक बिटकॉइन जो है एक्सट्रैक्ट होता मिलता है। कोई नहीं है कोड, और उसी से आप दुनिया भर की ट्रेडिंग करते हैं। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इतनी ज़्यादा ऊर्जा लग रही है। मैं बता ही चुका हूँ आपको कि जितनी पूरे इंग्लैंड में साल भर में खर्चा होता है बिजली का, उतनी ही जो है साल भर में या 2 साल में इन बिटकॉइन के एक्सट्रैक्शन की मशीनें जो कंप्यूटर की लगी हैं वो कर लेती हैं। उन्हें ठंडा रखना ज़रूरी है, तो आइसलैंड जैसे देश इसके काम आ रहे हैं। हमारे देश में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गर्मी बहुत है, ठंडा करने का खर्चा इतना होगा कि उतनी बिटकॉइन की कीमत बढ़ जाएगी। खैर, अभी ये किस रूप में जाती है, क्या ईमू की तरह ही रहता है, वो वक्त बताएगा। लेकिन इसको समझ लीजिए, सोच समझ के इसमें निवेश करिए। तो मन था कि थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, गहराई में भी चले जाएं। बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। जो जानते हैं वो इसको बताते में ज़्यादा कंफ्यूज कर देते, जैसे मुझे भी कर दिया, और मुझे पता नहीं मैं कितना आप लोगों को बता पाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब आपको देते भी हैं और आज का सवाल भी पूछते हैं। तो हमने आपसे सवाल पूछा था कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल का। उससे पहले जरा ये बता दें, माइनिंग पे बात हो रही थी तो लोगों ने ये सोचा, अभी बात हो रही थी, हमारे साथियों को ये लगा कि भाई कहीं बिटकॉइन पढ़ें और उन्हें खोद खोद के निकालना है। देखिए, माइनिंग मतलब ये एक तरीके से जो वो कहते हैं ना पजल है, उस पजल को आप सॉफ्टवेयर के जरिए सॉल्व करते जाते हैं और आपको रिवार्ड के तौर पे बिटकॉइंस मिलते हैं। कितने मिलते हैं? एक ब्लॉक में से आपको ढूंढना होता है और उसका जब सही जवाब मिल जाता है, आप उस पजल को सॉल्व कर देते हैं, तो आपको 6.25
6.25 बिटकॉइंस मिलते हैं। ये हर 4 साल में कम हो जाते हैं। शुरुआत 50 से हुई थी, सॉल्व करने पे 50 मिलते थे, फिर 25 हुए, फिर 12.5, 6.25 बिटकॉइंस मिलते हैं और एक ब्लॉक में। और कितनी देर में मिल जाते हैं? करीब 10 मिनट में। इसलिए लोग लगातार लगे हैं कि जितने ये सॉफ्टवेयर ने ये पजल्स डाले हैं उसको सॉफ्टवेयर के जरिए ढूंढ ढूंढ के निकाला जाए। जो पहले निकाल लेता है, पहले जवाब ढूंढ लेता है या पहले पजल जो है उसको सॉल्व कर देता है, उसको बिटकॉइंस मिल जाते हैं। इसी को कहते हैं माइनिंग। तो चलिए, सवाल ये था कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल का, और इसका जवाब जो है इशिका गर्ग जी हैं, उन्होंने सबसे पहले दिया है, बिल्कुल सही। और साथ में उदित शर्मा जी ने भी दिया है। जवाब इसका यही है कि सबसे गर्म ग्रह है वीनस, यानी शुक्र, जो दूसरे नंबर का ग्रह है। अब देखिए, ये सवाल उठता है कि सबसे पास सूरज के मरकरी और गर्म वीनस कैसे? अरे भाई, मरकरी जो है वो आकार में छोटा है, साइज में छोटा है, तो उसका अपना वायुमंडल है ही नहीं, इतनी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है कि वो रोक पाए, तो वायुमंडल है ही नहीं, तो जितनी ऊष्मा आती है लगभग उतनी वापस लौट जाती है, इसलिए ज्यादा ऊष्मा को रोक नहीं पाता। जबकि वीनस के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत ही घने बादल हैं, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह सब, तो उस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा सूरज से आने वाली ऊष्मा रोक लेता है। आपको पता ही है, लगभग धरती के आकार का ही है, ट्विन सिस्टर बोलते हैं धरती की उसे। तो उसका तापमान क्योंकि इतनी ऊष्मा रोक लेता है, इतने घने कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों की वजह से, तो उसका तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसलिए सबसे गर्म ग्रह मरकरी, पहला ग्रह नहीं, दूसरा ग्रह यानी शुक्र, वीनस है। तो चलिए, अब आज का सवाल भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इतनी बिटकॉइंस और इन सब पे पैसों पे चर्चा हो रही थी, तो आज का सवाल भी इसी से है। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, इसकी जो करेंसी है वो है पाउंड। तो पाउंड को पाउंड क्यों कहते हैं? तो सवाल यही है कि पाउंड क्यों कहते हैं, ये बताइए। और उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।